अस्सलाम वालेकुम। ये नेस्डैक का चार्ट है, US 100 का, और डेली का टाइम फ्रेम है। और इसकी ज़रा हम टेप रीडिंग करने लगे हैं। आ, इसको ज़रा गौर से आपने देखना है कि मैं इसकी टेप रीडिंग किस तरह से करता हूँ, इसके लेवल्स किस तरह से निकालता हूँ, और मैंने ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट करनी होती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि 20 दिन का जो इपडा है उसको आप लेते होते हैं, 20 दिन का की रेंज लेते होते हैं। यहाँ से लेकर लास्ट कैंडल को आपने छोड़ देना है पीछे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप गिनेंगे तो आप कैंडल्स गिन लें, यहाँ से लेकर जो है ना वो लास्ट कैंडल ये है यहाँ पे, और ये इसका लो आप मार करेंगे। आप गिन लें बेशक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये 20 कैंडल्स होती हैं। तो 20 कैंडल्स की जो रेंज होती है इसको हम इपडा डाटा रेंज कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसका हमने मार करना है, लो मार करना है, और इसका हमने हाई मार कर लेना है। पीछे वाला प्राइस एक्शन फिलहाल हमने इसको रहने देना है, इस प्राइस एक्शन को हम नहीं देखेंगे। हमने जस्ट इस प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इफ्डा डाटा रेंज सिर्फ 20 दिन के ऊपर महदूद नहीं होती, मुहित नहीं होती। 20 दिन से पहले अगर मार्केट यहाँ से बाहर निकलती है तो हम जो प्रीवियस 20 कैंडल्स हैं उनको भी लेंगे, मतलब 40 डेज की, और फिर 60 डेज की, इवन के 90 डेज तक भी चलता है। ये पोजिशनल ट्रेडर जो हैं वो 90 डेज तक की इपडा डाटा रेंजेस देखते होते हैं। और लाजमी नहीं है कि वो इस रेंज से बाहर निकलेगी तो हम देखेंगे, हो सकता है पीछे ये भी कहीं पे रेंज बनी होगी यहाँ पे, या पूरी रेंज 40 दिन की होगी, तो हमने वो भी देखनी होती है। तो फिलहाल के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 कैंडल्स आप गिन लें। 20 कैंडल्स की जो रेंज है इसको हम कहेंगे कि ये इपडा डाटा रेंज है। ठीक है। मैंने आपको पहले बोल दिया है, सिखा दिया आपको कि इसका रेंज है तो इसके लेवल किस तरह से निकालते हैं, एल्गोरिदमिक लेवल किस तरह से निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं ये क्वाड्रेंट्स हैं इसके। आप इसको क्वाड्रेंट्स कह लें, या इसको DRT लेवल कहते हैं। यहाँ पे आपने रखनी है DRT लगाने, या DRT लेवल लगाने, यहाँ पे रख के यहाँ तक आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपके सामने ये लेवल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई कि 20 दिन के बाद आपको ये पता चल गया है कि आप इस वक्त खड़े कहाँ पे हैं। आया कि आप डिस्काउंट एरिया के अंदर हैं, या आप प्रीमियम एरिया के अंदर हैं। ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो 50% का लेवल होता है, इस 50% के लेवल को हम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी, क्या है इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका ज़रा सेटिंग थोड़ी सी मैं चेंज कर दूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा लिखा जा रहा है। इतना काफ़ी है। ये इक्विलिब्रियम है उसका। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो होता है ना, ये जो एरियाज होते हैं ये हमारा क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। ये होगा प्रीमियम। ठीक है जी, ये प्रीमियम होगा, ये प्रीमियम। और ये होगा हमारा डिस्काउंट एरिया। ये हमारा डिस्काउंट है। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मार्केट जब प्रीमियम एरिया के अंदर होती है तो उसको बाय नहीं किया जा सकता, या जब डिस्काउंट एरिया के अंदर होती है तो उसको सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी बोला है कि अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे अलग रेंज निकल के सामने आ जाएगी, वो हम निकालेंगे कि हमने वो किस तरह से निकालनी है। ठीक है। मतलब अगर हमने इस सेशन को, जिस हमने हम सेशन में बैठे हुए हैं, ये न्यूयॉर्क NYC चल रहा है। तो NYSE में हम क्या करते हैं कि हमने अपनी रेंज निकाल के उसके हिसाब से ट्रेड करनी होती है। सिर्फ एक नहीं है। अगर मैंने डीलिंग रेंज बता दी है, या मैंने आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का बता दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म हो गई है या ICT यहाँ पे खत्म हो गई है। जाहिर बात है, एंट्रीज तो आपको चाहिए होती है कि आप जिस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं आप वहां जाके उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात और याद रखें कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब मार्केट, अगर आपने बिल्कुल यहाँ से सेल लिया हुआ है तो आपका जो टारगेट बनता है वो डिस्काउंट एरिया को, जैसे ही मार्केट जो एक्सट्रीम डिस्काउंट है, ये एक्सट्रीम डिस्काउंट है, और ये ऊपर वाला 25 से लेकर जो जीरो तक है वो एक्सट्रीम प्रीमियम है, और 75 से लेकर 100 तक जो है वो एक्सट्रीम डिस्काउंट है। तो जब मार्केट को आपने यहाँ से सेल किया हुआ हो, तो जैसे ही वो जाके टच करती है उस एरिया को, 75% का एरिया को, एक्सट्रीम डिस्काउंट को, तो आप वहां पे ट्राई किया करें कि वहां पे उसको क्लोज कर दिया करें। ठीक है। और इसी तरह जब यहां से अगर आपने बाई किया हुआ है तो आप अगर इसको बंद करेंगे तो आपका टारगेट जो है ना वो यहाँ पे 25 रहेगा, 25 का लेवल रहेगा, क्योंकि ऊपर एक्सट्रीम डिस्काउंट है। एक्सट्रीम डिस्काउंट के अंदर जाके आप सेल की ट्रेड ढूंढ सकते हैं, आप वहां से बाई नहीं देख सकते। यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर इस एरिया तक मार्केट जा सकती है, पॉसिबल है। वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है ना हमने डीलिंग रेंज को डिस्कस किया है, और हमने डिस्कस किया है कि हमने DRT लेवल किस तरह से निकालने हैं। इसकी सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग आप ये देख लें कि इसकी सेटिंग ये होती है। ठीक है, ये 0 लेवल है, ये 1 है, 0.5 होता है, और इसके बाद जो होता है ये 0.25 होता है, 0.75 होता है। ये सेटिंग है इसकी, ये आपने करनी है, और उसके बाद आपने लेवल निकालने हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास कौन कौन से एरियाज निकल रहे हैं। एक एरिया आपके पास डेली में ये निकल रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया निकल रहा है, ये एरिया निकल रहा है, और मार्केट उस एरिया के अंदर अभी फिलहाल मौजूद है। ठीक है, ये क्या है, ये क्यों मैंने लगाया है, ये मैंने इसलिए लगाया है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट उसके अंदर मौजूद है। और एक बात याद रखें, जब आपने ये फेयर वैल्यू गैप लगा ली है तो इस चीज को आपने माइंड के अंदर रखना है कि मार्केट इसके अंदर कहाँ मूव कर रही है, क्या ये इसका जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, ये जो इसका CE है, इससे मार्केट ऊपर है या नीचे है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम मार्केट को बुलिश लेंगे, मार्केट को बेरिश नहीं लेंगे। ठीक है। मार्केट को अगर आपने बाई की ट्रेड कोई लेनी थी यहाँ से, तो ये 50% से नीचे यहाँ पे आई थी, यहाँ आपकी ट्रेड बन गई होगी और आपने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दी होगी। ठीक है, जो भी आपका मेथड है या जो आपका एंट्री मॉडल है जिसके हिसाब से आप ट्रेड करते हैं, उस हिसाब से आपने इसको देखना है। ठीक है, ये आपके पास एक एरिया है, और दूसरा एरिया आपके पास ये है, ये एरिया आपका पास। इसकी जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसकी जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसकी रीजन ये है कि ये इसका OB है, और OB का भी देखें, ये इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, और उसके बाद OB जो है, OB का भी 50% और उसका मेन थ्रेशोल्ड लेते होते हैं। ये एरिया निकल के सामने आ गया, आप पजल होंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको लेते हैं, इस OB को लेते हैं, तो इसको, सॉरी, ये क्या लग गया, इस OB को आप लेते हैं तो आपने ये इस तरह से लेना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जी। तो इसका जो मेन थ्रेश होल्ड है वो कहाँ पे है, आपने देखना, ये इसका 50% है, तो यहाँ पे ये एरिया भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एरिया निकल के मेरे सामने आ गया, एक ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये एरिया एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा चार्ट गंदा ना हो। ठीक है, तो इन एरिया को बेशक आप मार्क कर लें, इस एरिया को आपने मार्क कर लिया, ये एरिया आपके पास मौजूद। ठीक है, इसको भी मैंने मार्क किया था, मैंने आपको बोल दिया मैंने इसको मार्क किया था, और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है,
जहां से मार्केट गिर सकती है। दूसरा लेवल इसका क्या है, ये प्रोबेशनल ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। इसको के 50% से जाके जो है ना, देखिए मार्केट नीचे आ रही है, ये वाला, ये एरिया है। तो मार्केट यहाँ से, यहाँ पे अभी जो है ना वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ने क्या करना है। मार्केट अगर इससे निकलती है, यहाँ पे नीचे जाके क्लोजिंग देती है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 75% का एरिया होगा, या इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो एरियाज निकलेंगे हम उसको देखेंगे। अब हम फर्दर क्या करते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। देखें ये जो एरिया है ये बहुत स्ट्रांग एरिया है। आप कल भी मैंने आपको बताया था कि इसको एरिया निकालने का ये तरीका होता है कि ये जब लेवल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग एरिया होता है। इसी तरह ये जो विक है, विस विक को भी मैंने इसको मेजर करने का आपको मेथड बताया था कि वो भी इसी तरीके से डीआरडी के लेवल जिस तरह हम निकालते हैं, इसी तरह ये विक को भी हम मेजर करते होते हैं। और अगर मार्केट यहां से निकल आती है, इस एरिया से निकल आती है, नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आपके लिए जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, फिर आपके लिए इसका 50% का एरिया, ये जो विक है इसका 50% जो एरिया है वो हम उसको लेंगे। ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं, मार्क करते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं इसको लेता हूँ, ये इसका 50% एरिया कौन सा है, ये इसका 50% है। ठीक है, मैं अगेन वही करता हूँ जो पहले किया है कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ ताकि चार्ट खराब ना हो। तो ये एरियाज निकल के आपके सामने आ गए हैं। और ये आपने ये जो लेवल्स हैं इस साइड पर, जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं या ओबीज हैं या जो भी हैं, आपने उनको इग्नोर नहीं करना। ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत स्ट्रांग लेवल है। उसकी रीजन ये है कि ये देखें, ये एफईजी है, ये एफईजी है, उसके सामने एफईजी है, ये वाला यहाँ पे जो है ना वो क्लासिक ओबी था, यहाँ पे ये क्लासिक ओबी था। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ये बहुत स्ट्रांग एरिया है यहाँ पे। इतना इजी नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाए। अगर ये ब्रेक होगी, अगर मार्केट ब्रेक होगी तो फिर इसका लेवल ये होगा। अभी भी हम डेली के लेवल पर हैं, तो हम जाते हैं फर्दर इससे स्मॉल टाइम फ्रेम में, और वहां जाके इसको स्टडी करते हैं कि हमने इसको क्या करना है। देखें जी, अब अगर यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें फर्दर जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। वो किस तरह से क्लियर होगी, ये हमारे पास ये एफईजी है, ये एफईजी है, इसका कलर चेंज कर दें क्योंकि ये H4 का है। इसको हम ये कलर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसके ऊपर ये लेवल है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। फर्दर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके मजीद आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये H1 के अंदर, और अभी देखें हमें जो सेटअप नजर आ रहा है वो बाई का सेटअप नजर आ रहा है, हमें सेल का सेटअप नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हमें बाई का सेटअप नजर आ रहा है, सेल का कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे ये जो 50% का लेवल है उसको इसने क्रॉस किया है, 50% को फेयर वैल्यू गैप से, इसके ऊपर फर्दर फेयर वैल्यू गैप है। तो जब मार्केट किसी भी सिमत में फेयर वैल्यू गैप ले रही हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट की डायरेक्शन वो है। अगर मार्केट देखें, जब मार्केट नीचे आ रही थी तो यहाँ पे उसने क्या किस तरह से एक्ट किया, ये जो एफवीजी है इसके अंदर आके टैप किया उसने, और इसके 50% को भी टच नहीं किया। जब मार्केट किसी भी फेयर वैल्यू गैप के 50% को टच नहीं करती, ऊपर ऊपर रहती है, तो इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट स्ट्रांग बुलिश है। ठीक है जी, मार्केट स्ट्रांग बुलिश है। अब बहुत से लोग, कल मुझे लोगों ने क्वेश्चन किया था और मुझे कहा था कि आप ये बहुत लंबा बता रहे हैं 20-20 डेज का, और हम तो स्कैल्पर हैं तो हमने क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं फर्दर आपको बताऊंगा, और मैं बता चुका हूं कि ये 50% है, और 50% से, अच्छा एक चीज ये देखें कि मैंने आपसे कहा कि 50% से जब मार्केट ऊपर हो तो सेल करते होते हैं। मतलब आपने अगर पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो आपने, या आपने डे ट्रेडिंग करनी थी तो आपने सेल ही करना था। लेकिन ये सेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, सेशन क्या कह रहा है, वो हमने देखना है। अब इसको हमने क्या करना है,
ये अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो मैं फर्दर चलता हूँ। ये आपके सामने बड़ा स्ट्रांग एरिया है, ये आपके सामने स्ट्रांग एरिया है। मार्केट ये इसके 50% तक आ ही नहीं सकी। ये कौन से टाइम फ्रेम का एच फेयर वैल्यू गैप था ये किसका था? H4 का था। और इसी तरह H1 का ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बीपीआर बन रहा है। ये देखें, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल, ये सारे मिलकर बीपीआर बना रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट को मैं अभी फिलहाल यहां से गिरता हुआ नहीं देख रहा हूं। ठीक है, फर्दर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं M30 को स्किप करके M15 पे चला जाता हूँ। M15 के अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे आपको लगे कि मार्केट सेल के अंदर है। आईसीटी के स्टूडेंट्स को, ठीक है, आईसीटी के स्टूडेंट्स को इस तरह की कोई कहानी नजर नहीं आ रही। ठीक है, देखें यहाँ पे ये लिक्विडिटी पोल है, ये तो लेगी मार्केट, पक्की बात है, ये तो लेना लेना बनता है इसका। इसके बाद इसका लो कहाँ पे है? इसका लो है जी, आपने कहाँ पे लगाना है? इसका लो लगाना है ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसके नीचे भी लिक्विडिटी मौजूद थी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये भी एक लिक्विडिटी पोल था। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी मार्केट उड़ा चुकी है। यहां तक कहानी आपको सारी समझ आ गई होगी। मैंने बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस किए, उसके आपको लेवल निकाल के दिए, ये लेवल है, और उसके बाद सारे लेवल मैंने, ये 25% वाला लेवल है, ये मैंने आपको निकाल दिया। नीचे वाले लेवल भी आपको निकाल दिए कि फर्दर अगर नीचे जाती है तो ये लेवल इसका, इस लेवल से नीचे जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक हम इसको यहाँ आते हुए भी नहीं देख रहे अब। ठीक है, मैं जिस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड लेता हूँ मैं उसको देखूंगा। ये M1 है, M1 के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ? M1 के अंदर मैंने देखा, मैं इन लेवल्स को लगा रहने देता हूँ और बाकी मैं एफवीजी आपको रिमूव करके दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ आए। ये इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहाँ थी? ये वाली है, ये वाली है। बल्कि नहीं, इसको रिमूव नहीं करते, इसको रिमूव नहीं करते, ऐसे ही समझें इसको। ये यहाँ पे क्या टाइम है, समझने वाली बात है। ये क्या टाइम है? ये 7 बजे का टाइम है, 7 बजे का टाइम है। तो मैं 7 बजे, 7 बज के 30 है, सॉरी, 7 बजे किधर है, 7 बजे किधर है, 7 बजे किधर है? ये 7 बजे मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब इससे पहले वाला प्राइस एक्शन मैं स्टडी नहीं करूंगा। देखें, मैंने सारी बड़े टाइम फ्रेम्स की कहानी सारी आपको बयान कर दी। अभी फिलहाल मैं आ रहा हूँ न्यूयॉर्क को ट्रेड करने के लिए। न्यूयॉर्क स्टॉक जो NYC का ट्रेडिंग सेशन है, मैं इसको ट्रेड करने के लिए आपको बता रहा हूँ। 7 बज गए हैं, 7 बजे के बाद का प्राइस एक्शन मैं स्टडी करूंगा। 7 बजे के बाद जो हाई लगा है मैं उसको स्टडी करूंगा। ये हाई लगा है, मैंने उसको मार्क कर दिया। 7 बजे के बाद ये हाई लगा है, मैंने इसको मार्क कर दिया। ये रेलेवेंट इक्वल हाईज हैं। ठीक है, और जो रेलेवेंट इक्वल हाइस होते हैं उनको हम, वहां पे क्या होता है, लिक्विडिटी पड़ी होती है, वो बहुत जबरदस्त किस्म के लेवल होते हैं, उनको हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी पूल कहते हैं, इसको कहते हैं लिक्विडिटी